तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो बताता है एसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। एसेंशियल बोलो या कंडीशन बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक बात सुनो, जो आपका सेक्शन 11 वॉइड मैरिज और सेक्शन 12 जो वॉइडेबल मैरिज है, उसको आप तभी समझ पाओगे जब आप इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं सेक्शन 11 और 12 डिस्कस करूँगा। वो तभी समझ में आएगा जब आपको सेक्शन 5 समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। अ मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज। सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियोस में, और मैंने कहा था कि ये टर्म आपको आगे देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है मैरिज विद प्रॉपर राइट्स एंड सेरेमनीज, यानी विधि विधान के साथ विवाह हो। पहला एसेंशियल आप लिखेंगे इसके अंदर, बोथ शुड बी हिंदू। दो हिंदूज की ही शादी हो सकती है। अगर कोई इंटर रिलीजन मैरिज कर रहा है तो वो शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से डील होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, नेमली नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। स्पाउस का मतलब क्या होता है, ये वर्ड हस्बैंड या वाइफ को डिनोट करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि जिसकी भी शादी हो रही है ना, उसका कोई स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। हो सकता हो शादी पहले हुई हो और डेथ हो गई हो, फिर शादी हो रही हो। इस पूरे लाइन का मतलब है बाइगेमी इज़ नॉट अलाउड। तो सेकंड एसेंशियल आप लिख सकते हो कि हिंदू मैरिज एक्ट अलाउ ओनली मोनोगैमी। मोनोगैमी का सिंपल सा मतलब होता है वन मैरिज एट द टाइम, एक ही शादी करनी है, ठीक है। देखो, हिंदू लॉ दो चीज़ों को प्रोहिबिट करता है, पॉलीगैमी को करता है और पॉलीएंड्री को प्रोहिबिट करता है। देखिए, जब हम पॉलीगैमी की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, मोर देन वन वाइफ्स, एंड पॉलीएंड्री मोर देन वन हस्बैंड, यानी महाभारत में द्रौपदी वाला केस। सिंपल सी बात है, हिंदू लॉ के अंदर आप एक समय पर सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं। अगर आपने दूसरी शादी कर ली अपने स्पाउस के होते हुए तो दूसरी शादी हो जाती है वॉइड, एंड ये पनिशेबल है सेक्शन 494 एंड 495 आईपीसी। और ये 494 और 495 ये आईपीसी का सेक्शन है, जो कि अब चेंज हो गया है आईपीसी, यानी अब हो गया है बीएनएस। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप सर्च करो कि बीएनएस में कौन से सेक्शन में इसकी पनिशमेंट है। हालांकि मैं नोट्स में डाल दूंगा, पर फिर भी आप एक बार सर्च करो और बताओ कमेंट में। तो ये आपको ढूंढना है कि बीएनएस में कौन से सेक्शन में पनिशमेंट डिफाइन है, और बताओ कमेंट में। लेकिन जो आपका हिंदू लॉ है ना, इसमें आपका सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिफाइन है इसकी पनिशमेंट। तो पनिशमेंट अभी आगे डिस्कस करेंगे, पर इसके अंदर एक चीज़ और होती है। कभी कभी क्या होता है, जो पहली शादी है वो प्रॉपर सोलेमनाइज्ड नहीं है, मतलब प्रॉपर रिचुअल्स के साथ शादी नहीं हुई है, और आपने दूसरी शादी कर ली विद प्रॉपर रिचुअल्स के साथ, यानी विधि विधान के साथ। तो पहली शादी का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पहली शादी ही वैलिड नहीं है, अच्छा ये बताओ, हिंदूज में कजन्स में शादी अलाउ है? फर्स्ट कजन में शादी अलाउ नहीं है। मामा, चाचा, बुआ, मौसी एट्सेट्रा सो ऑन, इनमें शादी अलाउ नहीं है। ये सब प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आता है। अगर किसी ने उनसे शादी कर ली तो भी शादी वॉइड हो जाती है। अगर पहली शादी ही वैलिड नहीं है, तो दूसरी शादी वैलिड हो जाएगी अगर आप करते हैं विद प्रॉपर रिचुअल्स के साथ। ये पॉइंट आप याद कर लेना जो मैंने लिखा है। इट स्टेट्स दैट अंडर हिंदू मैरिज व्हेन द फर्स्ट मैरिज इज स्टिल एग्जिस्टिंग अ पर्सन कैन नॉट मैरिज एट दैट ट्वाइस अ टाइम, है ना। दूसरी शादी
एक टाइम पे नहीं कर सकता है। ठीक है, एक डाउट आपका यहाँ आ सकता है कि अगर फर्स्ट वाइफ को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे उसके नहीं हो सकते हैं, अगर वो अलाउ करे अपने हस्बैंड को सेकंड मैरिज के लिए, तो इस केस में क्या होगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे और क्लियरिटी होगी। मान लीजिए ए एंड बी हैं, दोनों हिंदू हैं, ए हस्बैंड है और बी वाइफ है। बी के जिंदा रहते अगर ए सेकंड मैरिज करता है सी के साथ, एक सिचुएशन मान लो, ए की वाइफ बी ने कंसेंट दी है शादी करने के लिए सी से। देखो, कंसेंट चाहे दी हो या ना दी हो, अलाउ करा हो या ना अलाउ करा हो, ये जो सेकंड वाइफ है ना, इनका वाइफ का स्टेटस ही नहीं है, नो वाइफ स्टेटस, शादी का स्टेटस ही वॉइड है। अब दूसरा केस सुनो, अगर ए ने सेकंड मैरिज कर ली तो कोर्ट में कौन जाएगा, बी जाएगी, वाइफ ही जाएगी इस केस में बाइगेमी का केस फाइल करने। एक सिचुएशन और सुनो जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में, इन द फॉर्म ऑफ सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड लिली थॉमस वाला केस। ये दो केस की स्पेसिफिक वीडियो पड़ी हैं, देख लो, यहाँ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर है कि दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए ए हिंदू है और बी वाइफ है। अब मान लीजिए कि कोई एक्स रिलीजन का है जहाँ पे पॉलीगैमी अलाउ है। पॉलीगैमी का मतलब होता है मोर देन वन मैरिज। तो अब ए ने क्या करा, ए ने कन्वर्ट करा खुद को एक्स रिलीजन में विच अलाउस पॉलीगैमी। अब ए ने अपने आप को एक्स रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया और मैरिज कर लिया सी से, जो कि एक्स रिलीजन की ऑलरेडी थी। तो इस केस में क्या होगा, ये केस जब मैंने आपको पढ़ाया था, दो केस था, याद करो, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि अगर कन्वर्जन का सोल पर्पस सेकंड मैरिज है तो कन्वर्जन भी वॉइड है और सेकंड मैरिज भी वॉइड है ना। मैंने आपको इतनी लंबी कहानी किस लिए बताई, ताकि आप समझ पाएँ। मैं चाहता तो डायरेक्टली बताता कि मोनोगैमी क्या होता है, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको आप समझिए ध्यान से, है ना। तो जो आपका ये एसेंशियल है मोनोगैमी, इसके अंदर आप दो केस लॉस लिख सकते हैं। पहला केस है कमन राम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, द रिक्वायर्ड सेरेमनी ऑफ मैरिज आर टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ वैलिड मैरिज। सेकेंड केस है यमुनाबाई वर्सेस अनंत राव 1988। इसमें था सेकेंड वाइफ हैज़ नो स्टेटस ऑफ वाइफ, है ना। ये जो बेरेक्ट में सेक्शन 5 सब+1 आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव सेंस में है। इसमें लिखा है कि बाइगेमी मत करिए, सिंपल मोनोगैमी करिए। अब सीधा आ जाओ बेरेक्ट में सेक्शन 17। सेक्शन 17 बताता है पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। तो यहाँ ये क्लियर हुआ कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 17 में पनिशमेंट भी दी गई है ना, पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी। यहाँ पे जो सेक्शन 17 और 18 है, इसको आपको सेक्शन 5 के साथ ही पढ़ना है। सेक्शन 17 में क्या दिया हुआ है, पनिशमेंट दिया गया है बाइगेमी का। सेक्शन 18 में एज ऑफ पार्टीज दिया हुआ है। जो आगे बढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद करना कि बाइगेमी कौन से सेक्शन में पनिशेबल है ना। यहाँ पे जो लिखा है बेरेक्ट में, ये IPC का लिखा है, लेकिन आपको अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करना है BNS का। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप सर्च करिए, मैं बता दूंगा, पर फिर भी आप एक बार सर्च करो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इंडिया में कहीं पे भी बाइगेमी अलाउ है हिंदूज में? जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहीं से मैंने हिंदू लॉ की जर्नी स्टार्ट किया था। UCC इंडिया में किस स्टेट में इम्प्लीमेंट है? दैट इज़ गोवा। गोवा में प्रॉपरली एप्लीकेबल है। गोवा में UCC है, मतलब सभी धर्म जाति पे एक लॉ है। दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पर पॉलीगैमी अलाउ है। ये चीज़ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, याद रखना। लेकिन पॉलीगैमी जो अलाउ है वो सेलेक्टिव पॉलीगैमी अलाउ है। सेलेक्टिव पॉलीगैमी का मतलब इन सर्टेन सिचुएशन ये हो सकती है कि वाइफ चिल्ड्रन को कंसीव नहीं कर पा रही है और वाइफ कंसेंट दे रही है, तो उस केस में दूसरी शादी
अलाउ होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट एसेंशियल ऑफ हिंदू मैरिज 5 सब क्लॉज 2, आप रीड कर लो बैरेक्ट में, मैं आपको समझा रहा हूँ। 5 सब क्लॉज 2 बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ की, मतलब साउंड माइंड की पार्टी होनी चाहिए। पहला पॉइंट बात करता है इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट ड्यू टू अनसाउंडनेस एट द टाइम ऑफ मैरिज। आपका वैलिड कंसेंट होना चाहिए और आप साउंड माइंड के होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है मेंटल डिसऑर्डर, आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। मेंटल डिसऑर्डर में 2 पॉइंट याद रखना। पहला है अनफिट फॉर मैरिज, इसमें पहला पॉइंट है जो कि आपको अनफिट बनाता है मैरिज के लिए, और इसी मेंटल डिसऑर्डर में सेकंड पॉइंट है अनफिट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। तीसरा पॉइंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ का, दैट इज रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी, यानी पागलपंथी के दौरे। अगर आपको इन सारी चीज़ों में से कुछ भी है तो शादी वॉइडेबल हो जाती है। सबसे पहले शादी के लिए आपका एक वैलिड कंसेंट होना चाहिए, आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पागल होते हैं उनकी शादी नहीं होती है। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2 कपल थे, आपस में प्यार करते थे, शादी करने वाले थे, पर लड़के का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो पगला गया। लड़की कह रही है कि फिर भी शादी करूंगी, और शादी कर भी ली तो क्या शादी वर्ड हो जाएगी? पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, आप जानते हैं, पर ध्यान रखना शादी वर्डेबल होगी। वो लड़की जब चाहे उस शादी को वॉइड करा सकती है ना। उस लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस शादी को बाद में वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। आपने सुना होगा कि पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी शुरुआत से ही वॉइड होता है, पर यहाँ पे इस केस में क्या है, इस केस में वॉइडेबल है, शादी के केस में वॉइडेबल है। यहाँ पे लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाद में शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हैं, ठीक है। दूसरा है मेंटल डिसऑर्डर, ऐसा हो गया है, देखो पागलपंती बहुत तरीके की होती हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गया, और भी होता है। आप लोग जानते होंगे कि एक पर्सन सुबह कुछ और होता है और रात को कुछ और हो जाता है, मतलब उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। एक कोई सीरियल आता था जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट है बताएंगी, सीरियल ये था कि एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी, है ना। तो हस्बैंड को मेंटल डिसऑर्डर था, जो भी उसके वाइफ के आसपास भटकता था तो वो उसको मार डालता था। तो बताइए गर्ल्स लोग कि ऐसा कौन सा सीरियल था, बताओ कमेंट में। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, जिनको अलग लेवल के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, पागलपंती की एक कैटेगरी नहीं होती हैं, अलग अलग कैटेगरी होती हैं। अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर ऐसा है कि आपको अनफिट कर रहा है मैरिज के लिए, या आपको अनफिट कर रहा है फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। अनफिट का मतलब होता है कि ऐसे लोगों के साथ नॉर्मल इंसान रह ही नहीं सकता। अगर आप अनफिट हो फॉर मैरिज, फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, अगर आप फिर भी शादी कर लेते हो तो आपकी शादी वॉइडेबल हो जाएगी, है ना। यानी एक पार्टी के ऊपर डिपेंड है कि वो जब चाहे उस मैरिज को वॉइड करा सकता है। फिर नेक्स्ट है रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी, मतलब क्या होता है, पागलपंती के दौरे इसमें भी आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एसेंशियल सेक्शन 5 सब क्लॉज 3, आप साथ साथ डायरेक्ट भी रीड कर सकते हैं। सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 एज ऑफ पार्टीज बता रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मेल की एज 21 ईयर है और फीमेल की एज 18 ईयर है। अगर 18 साल की नीचे की लड़की की शादी हो रही है और 21 साल के नीचे के लड़के की शादी हो रही है तो उस केस में वो मैरिज चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में आ जाएगी। और इंडिया में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट बना है ना। अच्छा, ये मेल और फीमेल की एज में डिफरेंस क्यों है, क्या आप जानते हैं?
अच्छा आप ये बताओ, क्या एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी में चाइल्ड मैरिज का प्रोविज़न था? डायरेक्टली रेफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट पासेस ऑफ टाइम चाइल्ड मैरिज को एक तरह से सोसाइटी में देखा जाने लगा, है ना। मैंने आपसे पूछा कि मेल और फीमेल की एज में डिफरेंस क्यों है। देखिए डिफरेंस इसलिए है क्योंकि फीमेल को बोलते हैं कि इनके अंदर मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल, बट ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है कि दोनों की एज 21 होनी चाहिए। अच्छा मान लीजिए ए मेल है 19 साल का और बी एक फीमेल है 16 ईयर्स की, इनकी अगर मैरिज होती है तो मैरिज का नेचर क्या होगा? वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा या वैलिड होगी। यहाँ पर अगर दो माइनर्स की शादी हो रही है तो माइनर मैरिज वैलिड होगी। मैंने क्या बोला? अगर दो माइनर की शादी हो रही है तो उनकी शादी होगी वैलिड, बट पनिशेबल भी होगी। ये ध्यान रखना। वैलिड क्यों होगी? अगर विधि विधान से शादी होगी तो वैलिड होगी, क्योंकि शादी तो शादी होती है, अग्नि के 7 फेरे, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब होगा तो शादी वैलिड होगी, बट पनिशेबल होगी। ओके। और फीमेल्स के लिए एक प्रोविज़न है कि 18 साल से पहले वो अपनी शादी कोर्ट में जाकर नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकती हैं। ये सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 के अंदर दिया गया है। मैंने आपसे क्या कहा कि माइनर की शादी अगर होती है तो वो वैलिड हो सकती है, बट पनिशेबल तो होगी होगी। अब माइनर मैरिज की पनिशेबल क्या है भाई? जल्दी से पहुंच जाओ बैरैक्ट में सेक्शन 18 पर। सेक्शन 18 में लिखा है एवरी पर्सन हु प्रोक्योर्स अ मैरिज ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी सोलेमनाइज्ड अंडर दिस एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन क्लॉसेस 3, 4 and 5 of section 5 shall be punishable in case of contravention of the condition specified in clause 3 of section 5। तो इस तरीके से सेक्शन पढ़े जाते हैं। 5 सब क्लॉज 3 ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम के बारे में बताया गया है। तो पनिशमेंट कितनी है यहाँ पे? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और फाइन में एक्सटेंड टू 1 लाख फॉर बोथ। तो यहाँ पे अगर कोई शादी करता है तो पनिशमेंट कितनी है? अप टू 2 years की जेल होगी एंड फाइन अप टू 1 लाख। किसको किसको पनिशमेंट मिलेगी? पेरेंट्स को, पंडित जी को और जो सारे रिलेटिव्स खड़े हैं सबको मिलेगी पनिशमेंट। फिर आपका नेक्स्ट एसेंशियल है पार्टीज शुड नॉट बी विदिन प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप। ये आपका दिया गया है सेक्शन 5 सब क्लॉज 4। अब प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप क्या होता है? इस केस के अंदर अगर पार्टीज मान लो ए एंड बी और प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप के अंदर आते हैं तो शादी हो जाती है वॉइड। अब प्रोहिबिटेड डिग्री क्या होता है? कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे शादी अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, है ना, तो क्या कजन्स में शादी होती है? नहीं होती है ना। क्या अपने चाचा, मामा, नानी, दादा, दादी, मौसा, मौसी, क्या इनसे शादी हो सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप हैं, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है 5 सब क्लॉज 4 में कि कस्टम और यूसेज अलाउ करें। अगर आपके कस्टम और यूसेज अलाउ करते हैं तो आप शादी कर सकते हैं। आप जानते होंगे साउथ में कजन्स में शादी होती है ना। आप जानते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री क्या होती है। अब आप बैरैक्ट में ओपन करो सेक्शन 3 क्लॉज जी, यहाँ पे लिखा है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बता रखा है। पहला पॉइंट है इफ़ वन इज अ लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर। लीनियल असेंडेंट का मतलब क्या होता है? असेंडेंट मतलब ऊपर, डिसेंडेंट मतलब नीचे। तो ए अगर हिंदू मेल है तो उसके असेंडेंट कौन लोग हो गए? उसके दादा दादी, पापा मम्मी, दादा दादी, परदादा यानी फादर, फादर के फादर, फादर के फादर,
ये लोग असेंडेंट हैं, मतलब ऊपर के लोग, मतलब इनसे शादी नहीं हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। डिसेंडेंट मतलब नीचे के लोग, ए का सन का सन, इनसे शादी नहीं हो सकती है, प्लस इनके स्पाउसेस से शादी नहीं हो सकती है। इसमें कीवर्ड है लीनियल असेंडेंट। आपको एडजेक्टिव नहीं लिखना है पूरा सेक्शन, बट कीवर्ड लिखने हैं और अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देंगे तो भी सही है। दूसरा कीवर्ड है वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, इफ़ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर। भाभी हो गई या छोटे भाई की वाइफ। यूजुअली भाभी की छोटे भाई से शादी नहीं हो सकती है, लेकिन हरियाणा स्टेट में अगर बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ की शादी छोटे भाई से हो जाएगी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये चीज़ लॉ में नहीं लिखी है बट वहाँ का ये कस्टम है तो इसलिए होता है। इफ़ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर और ऑफ द फादर्स मदर, ब्रदर फादर की वाइफ क्या हो गई, मम्मी, और मदर्स ब्रदर्स, मम्मी का भाई क्या हो गया, मामा, यानी मामा से भी शादी नहीं हो सकती है। और ऑफ द ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर्स ब्रदर ऑफ द अदर, अपने ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के ब्रदर से भी शादी नहीं हो सकती है। आपको बाय लाइन नहीं याद करना है, इन जनरल आप याद कर लो, इजी है, बट लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट वर्ड डाल देना आंसर में, है ना। और जो ये बना है डायग्राम, इसको भी आप बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे, इफ़ दी टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन में शादी नहीं हो सकती है, अंकल एंड नीस में शादी नहीं हो सकती है, और आंट और नेफ्यू में शादी नहीं हो सकती है। चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, आप अपने भाई के बच्चों से भी शादी नहीं कर सकते हो और बहन के बच्चों से भी शादी नहीं कर सकते हो। और ऑफ टू ब्रदर्स और ऑफ टू सिस्टर्स, अपने भाई बहन के बच्चों से शादी नहीं कर सकते हो। एक चीज़ आप याद करो, मैंने बताया था आपको कि हाफ ब्लड क्या होता है, फुल ब्लड क्या होता है, यूट्राइन ब्लड क्या होता है ना। तो वो सारे रिलेशनशिप इसमें आ जाएंगे। जो आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ब्रैकेट में देखो, उसमें लिखा है रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्राइन ब्लड एज वेल एज फुल ब्लड। इससे नहीं मतलब है आपके भाई बहन हाफ ब्लड हैं या यूट्राइन ब्लड हैं या फुल ब्लड हैं, वो सब इस डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाएंगे। लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट भी इसमें आ जाएंगे, रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसकी लैंग्वेज टिपिकल लग रही है, देखो सिंपल सी बात है, हिंदूज में कजन्स में शादी नहीं हो सकती है, आप अपने मामा से शादी नहीं कर सकते हो, है ना। तो सिंपल समझो, वो सारे रिश्ते प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आएंगे जिनसे आप कभी भी शादी नहीं कर सकते हैं। आपकी लीनियल असेंडेंट यानी आपके ऊपर जितने लोग हैं, मेरे से ऊपर कौन होगा, फादर, फादर के फादर एटसेट्रा सो ऑन, और तो उनसे शादी नहीं हो सकती है ना। मेरे से नीचे कितने लोग हैं, भाई, भाई का बेटा, बहन, बहन का बेटा, तो इनसे शादी नहीं हो सकती है। मामा से शादी नहीं हो सकती है ना। मामा, बुआ, मौसी, चाचा, चाची, इनसे शादी नहीं हो सकती है। बहन के पति से शादी नहीं हो सकती है। अगर कस्टम अलाउ करता है तो शादी हो जाती है, वरना लॉ तो मना करता है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक आपको प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछिए कमेंट में, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहीं पे ऐड हुई और मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। फिर आपका लास्ट एसेंशियल है नॉट इन सापिंडा रिलेशनशिप। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना। इसका प्रोसेस सेक्शन 3 क्लॉज F में दिया है। देखिए एक बात समझिएगा, जब लॉ लिखा जाता है और जब भी कोई नई कंट्री का लॉ लिखा जाता है तो बहुत ओवरलैपिंग टर्म दिए हुए होते हैं।
ये गलती किसी स्टूडेंट की नहीं होती है, ना किसी जूरिस्ट की होती है, ये गलती होती है लॉ मेकर की कहीं ना कहीं, है ना, कि वो कुछ ऐसे ग्रे एरिया बना देता है लॉ के अंदर जो बहुत ही ओवरलैपिंग हो जाते हैं और कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर के बारे में आपने सुना होगा, BNS में यानी भारतीय न्याय संहिता में मर्डर आएगा और उसमें वहीं पे एक और टर्म पढ़ोगे, कल्पेबल होमिसाइड। एक टर्म होता है, दोनों ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें इंसान की जान जाती है। आप किसी की हत्या ही तो कर रहे हैं। अगर हम सिंपल हिंदी वर्ड समझे तो दोनों वर्ड का मतलब क्या है, हत्या ही होता है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को एक चाकू से मार रहे हो और जिसमें बहुत धार होगी, उस चाकू से आप किसी को मारोगे और उसकी डेथ हो गई तो वो हो गया मर्डर। जब आप किसी को चाकू से मारोगे और उसमें बहुत धार ना हो, अगर उससे मारते हो तो ये कहलाता है कल्पेबल होमिसाइड। किसी को सर पे गोली मारोगे तो वो हो जाएगा मर्डर, है ना, और किसी को अचानक से छत से धक्का दे दोगे तो ये हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। तो कुछ ऐसे ग्रे एरिया हर लॉ में होते हैं। तो वैसा ही ग्रे एरिया आता है हिंदू लॉ के अंदर, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सापिंडा रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आप पढ़ ही चुके हो, तो दोनों कहीं ना कहीं बात सेम ही कर रहे हैं कि किनसे शादी नहीं हो सकती है। देखो, जब हम सापिंडा की बात करते हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फादर की साइड से 5 जनरेशन तक होता है और मदर की साइड से 3 जनरेशन तक होता है। अगर कोई एक्स है वो अपने फादर से शादी नहीं कर सकता है ना, फादर के फादर से शादी नहीं कर सकता है, यानी 5 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकता है। तो दिस इज नोन एज सापिंडा रिलेशनशिप। अगर एक्स की मदर साइड से देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ 3 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकता है। मदर की मदर, उनकी मदर, उनसे शादी एक्स नहीं कर सकता है। तो ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, सिंपल सा याद रखो कि सापिंडा रिलेशनशिप की जब बात करते हैं तो अपने को लेकर 5 जनरेशन ऊपर तक, मतलब फादर साइड से और मदर साइड से 3 जनरेशन तक, अगर इनसे शादी होती है तो शादी हो जाती है वॉइड। सेक्शन 5 आपका खत्म हो गया और एक बार सेक्शन 3 सब क्लॉज F रीड कर लेना। तो बेसिकली सापिंडा रिलेशनशिप एक्सोगेमी को प्रमोट करता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये कीवर्ड पॉइंट है। तो मैंने आज सेक्शन 5 डिस्कस किया और मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो आपका सेक्शन 11 जो कि है वॉइड मैरिज और सेक्शन 12 जो आपका है वॉइडेबल मैरिज, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने आज का टॉपिक समझा होगा सही से। तो जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा सेक्शन 11 और 12। तो अगर आपको इन सारे टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप करने लगा है, वहाँ पे आप लोग ऐड होइए और वहीं से आपको नोट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।